हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये राज्य व्यवस्था का सेशन चल रहा था और हमने इसमें डिस्कस कर लिया था आप पिछले वीडियो तक संविधान का निर्माण, ठीक है। और आज हम जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछता है जो आपका संविधान बना, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, आखिर उस संविधान की विशेषताएं क्या हैं, तो आप ये जो है इन चीजों को आप बता सकते हैं, ठीक है। और काफी जो है आपकी एग्जाम में भी पूछता है और आपकी ये सिलेबस में भी है। अगर यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें ये आपके सिलेबस में मेंशन भी कर रखा है संविधान की विशेषताएं, ठीक है। तो संविधान की विशेषताओं में अगर हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों, संविधान की विशेषता से चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिए, ठीक है। देखिए, हम चल के इसको एक एक करके देखते हैं कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और आप पेपर पेन लेके बैठिएगा, सारा नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान और अलिखित संविधान, कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास लिखित संविधान है और कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास अलिखित संविधान है, ठीक है ना। जैसे कि अमेरिका, ठीक है, यह है अमेरिका के पास क्या है, लिखित संविधान है। वहीं ब्रिटेन के पास क्या है दोस्तों, वो अलिखित संविधान है, ठीक है ना। अमेरिका के पास लिखित है और ब्रिटेन के पास अलिखित संविधान है। लेकिन जरा ध्यान से ये सुनिएगा कि जो भारत ने संविधान बनाया वो तो लिखित था ही, पर वो विश्व का सबसे लंबा संविधान था। क्यों था? जब संविधान बन के तैयार हुआ तो मूल रूप से, ठीक है ना दोस्तों, जब संविधान बन के मूल रूप से तैयार हुआ तो उस समय जो है एक प्रस्तावना थी, ठीक है ना। एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, ठीक है ना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, ठीक है ना, 8 अनुसूचियां, और जो है आपका 22 भाग थे उस समय, ठीक है दोस्तों। कितने भाग थे? 22 भाग थे। बात जरा सुनिएगा। लेकिन क्या हुआ, जब से यानी कि 1951 के बाद से जब से संविधान बना, आज तक जो है 20 अनुच्छेद और एक भाग को हटाया जा चुका है, ठीक है। आखिर वो कौन से 20? देखिए जरा यहाँ पे, यानी जब एक भाग हटाया गया दोस्तों, वो भाग था आपका भाग 7 को हटा दिया गया, ठीक है ना। भाग 7 को यहां से हटा दिया गया, ठीक है। भाग 7 को निकाला गया। लेकिन अब क्या है, अगर अभी की बात करेंगे उस समय क्या है, जरा देखिएगा यहाँ पे। इस समय जो है एक प्रस्तावना तो उतनी रहेगी, ठीक है ना, प्रस्तावना तो चेंज होने वाला नहीं है। एक प्रस्तावना, ठीक है ना, और इसमें क्या है 470 अनुच्छेद अभी हैं, ठीक है ना, 470 अनुच्छेद। और जरा देखिएगा यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, 12 अनुसूचियां हैं और यहाँ पे 25 भाग हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जब मूल रूप से एक भाग हटाया गया होगा तो उस समय 21 भाग हो गए होंगे, 21 भाग होंगे ना, क्योंकि ये भाग हटा दिया गया था, ठीक है। 22 भाग में से एक भाग 7 जो है हटा दिया गया था, तो क्या हुआ 21 भाग बचा होगा। तो फिर से बाद में 4 भाग और जोड़े गए। तो वो 4 भाग जो जोड़े गए थे वो कौन से 4 भाग हैं दोस्तों? वो 4 भाग हैं आपके, एक 4 का जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा था आपका, और एक जुड़ा था 9 का जो पंचायती राज जुड़ा था, और एक 9 ख था जो नगर पालिकाएं जुड़ी थी, ठीक है, नगर निगम वगैरह, और जो है इसमें एक 14 क है, ठीक है। यानी ये 4 भाग जो है बच्चा वो आपके बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए 21 4 ये बाद में 25 हो गए, ठीक है, 25 भाग, ठीक है। लेकिन जो 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियों के बाद जो है 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। वो 4 अनुसूचियां क्या थी? 8 तक थी, तो ये 9, 10, 11 और 12 ये अनुसूचियां जो है आपकी जोड़ी गई, ठीक है। यानी कि मूल रूप से अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय संविधान में क्या क्या चीजें थी, तो आप बताइएगा एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, एक भाग को हटाया गया भाग 7। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। और पेट एग्जाम के अंदर भी, ठीक है, आपका जो भी पेट एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके अंदर भी 5 नंबर का ये चीजें हैं, आप उसमें भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आप इसको याद रखिएगा। और अभी जो है आपका संविधान एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। ध्यान से इसको देख के चलिएगा, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, विभिन्न स्रोतों में विहित। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो संविधान है ना, वो जो है लगभग 60 देशों से लिया गया है, ठीक है। 60 देशों के संविधानों को देख करके इसको क्या है कि वेरीफाई करके और उनपे जो भी चीजें सुधार की आवश्यकता थी उसको सुधार करके हमारे संविधान में अपनाया गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारा संविधान है वो उधार का संविधान है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा संविधान निर्माण के समय कि हमारा जो देश का संविधान होगा वो
विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद अपनाया जाएगा। छानने के बाद मतलब उसमें जो भी कमियां होंगी, जो भी गलत चीजें होंगी, जो हमारी संप्रभुता पे, हमारे लोगों पे उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, उनको हटाने के बाद हम उसको शामिल करेंगे। इसलिए हमारा जो संविधान है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक माना जाता है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि लगभग 60 देशों से हमने क्या किया है, 60 देशों से, ठीक है ना, 60 देशों से हमने इसमें क्या किया है, कुछ न कुछ इसमें शामिल किया है। ठीक है, 60 देशों से। और जो है आपका भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है बच्चा, 1935 से भी हमने क्या किया है, लगभग आधे से अधिक जो है इसके जो अनुच्छेद है उसको हमने डायरेक्ट ले लिया है। ठीक है ना, इसके जो आधे से अधिक प्रावधानों को हमने अपने संविधान में डायरेक्ट लिया है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। बात समझ में आ रही है। तो आपको बस याद रखना है कि इनमें क्या है, 60 देशों से लिया गया। ठीक है, लगभग 60 देश। आपको कहीं बहुत सारे किताबों में 12 देश 14 देश ऐसे मिलते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से बताते हैं। लेकिन अगर संविधान के सारे प्रावधानों की बात करेंगे दोस्तों, वो लगभग 60 देशों के संविधान को देखने के बाद अपनाया गया। ठीक है ना। जो इसके दार्शनिक पार्ट है, ठीक है ना, इसके दार्शनिक पार्ट कौन कौन से हैं, दार्शनिक भाग, ठीक ना, इसके जो दार्शनिक भाग है दोस्तों वो है आपका मूल अधिकार। ठीक है ना, मूल अधिकार, दार्शनिक भाग में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, क्या है आपके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, नीति आपका निदेशक हो जाएगा। ठीक है, निदेशक तत्व। ठीक है, ये दो जो पार्ट है ना, इन पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मूल अधिकार किस देश से लिया गया था। ठीक है ना, इसको अमेरिका से लिया गया था। ठीक है ना, ये मूल अधिकार क्या है, अमेरिका से लिया गया था। बात समझ में आ रही है। और नीति निर्देशक लिया गया था आयरलैंड से। ठीक है ना, आयरलैंड से लिया गया था। इन दोस्तों इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आयरलैंड पे आपके नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया था। लेकिन अगर वही बात करेंगे हम संसदीय प्रणाली की, तो संसदीय प्रणाली किससे लिया गया था। ठीक है ना, संसदीय प्रणाली, ठीक है, ये संसदीय प्रणाली जो थी दोस्तों ये लिया गया था ब्रिटेन से। किससे लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ब्रिटेन से इसको लिया गया था। बात समझ में आ रही है। न्यायपालिका कहां से ली गई थी, तो न्यायपालिका का जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो लिया गया था दोस्तों अमेरिका से। तो ये जो चीजें है ना आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि जो यहाँ पे जो डीपीएसपी है यानी कि नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिया गया, तो आपको बताना है आयरलैंड से। मूल अधिकार कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। संसदीय प्रणाली कहां से, तो ब्रिटेन की है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, यानी हमने वहां के संविधान से ये सारी चीजें अपनाई है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पार्ट। अगला है अनम्यता व नम्यता का सिद्धांत। ठीक है ना, नम्यता और अनम्यता। नम्यता का मतलब हुआ कि लचीला, और अनम्यता का मतलब हुआ कठोर। यानी हमारा संविधान क्या है, लचीला भी है और कठोर भी है। यानी कि कह सकते हैं कि न ही ज्यादा वो कठोर है और न ही ज्यादा वो लचीला है। यानी कि उसको हम आसानी से बदल भी नहीं सकते हैं, और हम उसको अगर बदलना भी चाहें तो उसमें कठिनाई नहीं आने वाली है। हम जो है विशेष बहुमत से उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि देखिएगा आप यहाँ पे अमेरिका का जो संविधान है वो जो है ना कठोर संविधानों में से है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अमेरिकी जो संविधान है उसको बदलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगर ब्रिटेन का जो संविधान है वो आसानी से बदल जाता है, यानी वो बहुत ज्यादा क्या है, लचीला है। ठीक है ना, लेकिन हमारा भारत का जो संविधान है वो न ही लचीला है दोस्तों, न ही कठोर है। क्यों, क्योंकि अगर क्या है, लचीला इसलिए नहीं है कि उसको आसानी से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसमें। ठीक है ना, उस परिवर्तन के लिए क्या होता है, लगभग सभा की एक बहुमत का आपको चाहिए होता है। ठीक है ना, कोई भी चेंजिंग करना है तो आपको सदन का बहुमत चाहिए। ठीक है, लेकिन कठोरता का मतलब ये हो, अगर आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो आपको जो है 368 अनुच्छेद 368 के हिसाब से जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको संशोधन करना पड़ेगा, जो कि क्या है आपका एक कठोरता दिखाती है इसमें। ठीक है ना, और इसमें और भी प्रावधान है। कभी कभी कुछ ऐसे संविधान होते हैं जो संघीय ढांचा को क्या होते हैं, जो संघीयता को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे संविधान संशोधन को करने के लिए संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि बच्चा आपको 2/3 बहुमत संसद का तो चाहिए ही, लेकिन आधे से अधिक राज्यों का भी आपको उस पर सहमति चाहिए, तभी आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि आपका जीएसटी था। ठीक है ना, जीएसटी में क्या हुआ था, उसमें जो है संसद का बहुमत तो चाहिए था दोनों सदनों का, लेकिन उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों ने भी उस पर क्या किया था, सहमति जताई थी, तब जाकर के जीएसटी का निर्माण हुआ। तो ये क्या है, हमारा जो संविधान है न ही क्या है, लचीला है, न ही यहाँ पे कठोर है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रावधान देखते हैं। अगला क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव। ठीक है ना, जैसे कि हमारा संविधान बोला जाता है कि संघीय है। ठीक है ना,
हम कहते हैं ना कि हमारा संविधान संघीय है, संहिता को ज्यादा ये क्या करता है, प्रभुत्व कर ज्यादा महत्व देता है, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर झुकाव भी है और संविधान के अंदर कहीं भी संघीय शब्द का यहाँ पे यूज नहीं है। इस चीज को आप जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और एकात्मकता की ओर झुकाव क्यों है, क्योंकि सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में, यानी एक जगह पे, एक जगह से मॉनिटर होना, वो क्या है, एकात्मकता को कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देती है, ठीक है ना। जैसे कि अध्यक्षीय प्रणाली है वो एकात्मकता को देखती है और संसदीय प्रणाली जो है वो संघीय व्यवस्था को। जरा देखिएगा यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बातें हैं ना दोस्तों, वो आखिर हमारा संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव क्यों है, इस चीज को जरा देखते हैं। क्योंकि कहा जाता है हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है ना। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये हुआ कि जो राज्य में न्यायपालिका है और जो क्या है कि केंद्र में न्यायपालिका है, ये दोनों न्यायपालिकाएं एक ही हैं। अगर क्या है ना, जो न्यायपालिका आपकी सर्वोच्च न्यायालय है उसके अधीन काम करता है आपका उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं आपके अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है ना। तो ये जो सभी न्यायालय हैं वो एक ही कानून को फॉलो करते हैं, एक ही कानून को मानते हैं, ठीक है ना, एक ही संविधान को मानते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका है। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पे जो है राज्य कानूनों पे जो है वहां की जो उच्च न्यायालय देखती है और केंद्र कानूनों को वहां पे सर्वोच्च न्यायालय देखती है, यानी वहां पे न्यायपालिका एकीकृत नहीं है, ठीक है ना, जबकि वहां पे संघीय व्यवस्था लागू है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज अगर आप हम आएंगे तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। क्या है, एकल नागरिकता का मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारे यहाँ पूरे भारत में एक व्यक्ति की एक ही नागरिकता होगी। जैसे कि अमेरिका के अंदर क्या है कि राज्य की अलग नागरिकता है और वहां पे संघ की अलग नागरिकता है, ठीक है ना। इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। और राज्यपालों की भूमिका, अगली आती है राज्यपालों की भूमिका। जो राज्यपालों की भूमिका है, राज्यपाल जो है वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं और केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे क्या होते हैं, वो राज्यों में भेजे जाते हैं और कहीं ना कहीं राज्यों को वो प्रभावित करने का काम भी करते हैं केंद्र की तरफ से, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या हो गया, ये भी एकात्मकता की ओर झुकाव है, क्योंकि राज्य जो भी कानून बनाएंगे अगर उसको चाहेगा तो क्या करता है, राज्यपाल रोक सकता है, राष्ट्रपति के लिए वो विचाराधीन रख सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं जो है उनकी संप्रभुता को कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे दबाया जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे ISPCS जो होते हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो कि क्या होता है, केंद्र इनकी नियुक्तियां करके वो जो है राज्यों में इनको भेज देता है। लेकिन इनका जो है पूर्ण रूप से अधिकार जो होता है केंद्र का ही होता है, लेकिन तत्कालिक अधिकार जो होता है वो राज्य सरकारों का होता है, ठीक है। लेकिन इन पे जो पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है वो किसका होता है, तो केंद्र का होता है। तो ज्यादातर वो क्या होते हैं, केंद्र की तरफ झुके रहते हैं, ठीक है ना। और केंद्र की तरफ झुकने के कारण ये होता है कि ज्यादातर वो केंद्र की बात को ज्यादा मानते हैं राज्यों की तुलना में, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाती हैं, तो इनको आप मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा सरकार का संसदीय रूप। मैंने आपको बताया ना, हमारा जो सरकार है वो संसदीय रूप है और संसदीय प्रणाली ली कहां से गई थी, वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी, ठीक है ना। और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लेने का मतलब ये हुआ कि हमारी संसदीय प्रणाली को क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, वेस्टमिंस्टर कोड भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमारे यहाँ किसकी संसदीय रूप है, यानी कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली हमने अपनाई है, विधायिका और यहाँ पे कार्यपालिका, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका जो शब्द हैं, ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये कहां से लिया है हमने, तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। क्योंकि हम चाहते तो अध्यक्षीय प्रणाली भी ले सकते थे, ठीक है ना, लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली वो जो है उत्तरदायी नहीं होती है संसद के प्रति, ठीक है ना। हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली न रखने का कारण ये था कि वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। और ये जो होता है संसदीय प्रणाली में जो मंत्री होते हैं वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, आप पढ़े होंगे, ठीक है। और आगे भी मैं इसको बताऊंगा बात, ठीक है। अब देखिए आगे जो है अब आता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसदीय जो संप्रभुता है ये कहां से ली गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। ये कहां से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन वही बात करेंगे न्यायिक सर्वोच्चता की, तो न्यायिक सर्वोच्चता जो है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। न्यायिक जो सर्वोच्चता है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे संसदीय संप्रभुता की बात कहे तो वो कहां से लिया गया है, तो वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटेन का संसद है वो संप्रभु नहीं है, वो संप्रभु है, और हमारे जो भारत का संसद है वो संप्रभु नहीं है। यहाँ पे संप्रभुता का अर्थ ये हो रहा है कि जो हमने प्रणाली ली है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा अगली चीज पे ध्यान देते हैं। अगला एकीकृत वो स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत
ठीक है ना। एकीकृत का मतलब ये हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पूरे भारत के अंदर एक ही संविधान पे सारी न्यायपालिकाएं काम करती हैं, उनके लिए एक ही कानून है, ये अगर कानून अलग अलग नहीं है। यानी कि जिस जो भी मुद्दे पे राज्य सरकार अगर उस पर क्या कर रही है, सुनवाई कर रही है, अगर उसको खारिज करती है या फिर जो भी चीजें होता है, तो व्यक्ति क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं कानूनों पे चर्चा करती है जिसपे राज्य सरकारें करती हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारे यहाँ जो राज्य का कानून है या फिर जो संघ कानून है, वो सारे एक ही हैं, हमारा एक ही संविधान है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है आपका, आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय आते हैं हाई कोर्ट के नीचे, ठीक है। ये सारे जो है आपस में ही क्या है, इंटरलिंकिंग है। आगे की बात करते हैं, मौलिक अधिकार, यानी कि हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। यानी कोई भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार क्या कहलाता है, उसको क्या समानता का अधिकार, उसको स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर उसको कहें कि उस शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कह सकते हैं, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है आपका मूल अधिकार में, जब मैं मूल अधिकार चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें पूरा विस्तृत बताऊंगा, बस मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कौन कौन से 6 मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला है समानता का अधिकार, ठीक है ना। दूसरा है स्वतंत्रता, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। तीसरा है शोषण के विरुद्ध, ठीक है ना, शोषण, ठीक है, शोषण के विरुद्ध, ठीक है। और आपका अगला क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। और चौथा दिया गया आपका संस्कृति, ठीक है ना, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और आपका चौथा दिया गया, छठवां दिया गया संवैधानिक, देखिए यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का, ठीक है ना, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। यानी कि समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, और आपका यहाँ पे सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, और क्या है आपका यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। ये 6 चीजें हैं, 6 को आप याद रखिएगा। पहले 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके ये 6 आपके बचते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूं कि आप इसको बस थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, जब मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे संविधान की जो विशेषताएं थी उनमें क्या है, मूल अधिकार भी समान है। यानी कि मूल अधिकार का शामिल होने का मतलब ये हुआ कि नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता इससे क्या होती है, सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है ना। नागरिकों को अपनी समानता सुनिश्चित होती है, स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, और उनके अगर शोषण हो रहा है उनके ऊपर तो उसके विरुद्ध वो कार्रवाई भी कर सकते हैं जाकर के न्यायालय वगैरह में, ठीक है ना। और धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति रह रहा है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म की पूजा कर सकता है, ये सारे उसमें क्या है आपको दिए गए हैं, ठीक है। और जब मैं आपको मूल अधिकार पढ़ाऊंगा तो सारा चर्चा करूंगा। सांस्कृतिक व शिक्षा, संस्कृति व शिक्षा, यानी कोई भी जैसे देखिएगा आप जनजातीय लोगों को देखते हैं तो उनको संस्कृति का, उनकी जो संस्कृति है उनको बचाने के लिए, और उनकी जो एक खास प्रकार की जो शिक्षा होती है उसको बचाने के लिए भी हमारे संविधान में क्या गया, प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। और संवैधानिक उपचारों, यानी कि संवैधानिक उपचार का मतलब ये हुआ अगर आपके मूल अधिकार जो हैं वो हिट हो रहे हैं, यानी आपके मूल अधिकार को क्या छीना जा रहा है, तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 कहता है आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जा करके अपने क्या करेंगे, अपने मूल अधिकार का वहां पे रक्षा कर सकते हैं। और आपका मूल अधिकारों का रक्षा करने की जो गारंटी लेता है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है, ठीक है ना। आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से जा सकते हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो संवैधानिक उपचारों का है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और किसी मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप किसी संविधान में अगर आपके मूल अधिकार का, ठीक है ना, हनन हो रहा है तो आप सीधे कहां जाएंगे, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं, ठीक है। और आपके मूल अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी वो लेता है और करेगा भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला चीज। अगला है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी तत्व थे, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो चीजें हैं आपको 6 चीजें यहाँ पे दिख रहा है मूल अधिकार में, ये तो निश्चित ही मिलना है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप सीधे न्यायालय जाकर के क्या कर सकते हैं, आप वहां पे अपील दायर कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन
क्या है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि कुछ जब हमारे यहाँ संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने सोचा कि उसमें कुछ ऐसे भी प्रावधान थे जो जनता को मिलने चाहिए, ठीक है ना, जो लोगों को मिलने चाहिए, जो देश को पहुंचने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ उस समय स्थितियां कुछ गंभीर थी, यानी कि बहुत सारे राज्यों के पास वित्त सेवाएं उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था काफी चरमरा चुकी थी और एक बदतर हालत में उन्होंने छोड़ के गया था। तो इसलिए सारी चीजें, सारा गारंटी दे देना वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको जो मूल अधिकार में जो गारंटी दिया गया है कि ये आपको मिलनी ही मिलनी है, ये जो है वो आपके बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल चीजें आपको मिलनी चाहिए, जो राज्य के वित्त से कोई प्रभावित नहीं होगा, ठीक है ना। वित्त से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको ये गारंटी में दे दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें थी जो क्या हुआ कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर रखा गया कि राज्य इसको चाहे तो लागू कर सकता है और नहीं भी लागू कर सकता है। और अगर नीति निर्देशक तत्वों को अगर लागू नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा राज्य के द्वारा, तो आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मूल अधिकार में आप न्यायालय जाएंगे, ठीक है ना। मूल अधिकार जब आपका हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जाएंगे, लेकिन आपके नीति निर्देशक तत्वों में आप न्यायालय में जाकर अपील नहीं कर सकते कि हमारा नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, तो आप न्यायालय में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको वहां पे स्वतंत्रता नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को रखने का तात्पर्य ये था कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है ना। और उस कल्याणकारी राज्य किस लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, जैसे कुटीर उद्योग हो गया, ठीक है ना, और इसमें भी आपको एक बहुत चर्चित मिल जाता है आपको 39 से, ठीक है ना, जिसमें न्याय की क्या है, आपका समानता है, ठीक है ना। बहुत सारे आपको अनुच्छेद इसके अंदर मिल जाएंगे, जो कि राज्य का एक कर्तव्य है कि राज्य उसको लागू करे, लेकिन अगर उसके पास संसाधन नहीं है, वित्त उपलब्ध नहीं है, तो वो इसको लागू नहीं भी कर सकता है। इसके लिए वो न्यायालय के समक्ष क्या है, जिम्मेदार नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। जब मैं आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें डिफाइन करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य को मैंने अभी आपको बताया कि भाग 4 क में जोड़ा गया, ठीक है ना। भाग 4 क में जोड़ा गया और उसमें एक अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, ठीक है ना। देखिए क्या है मौलिक कर्तव्य, क्या है कि चूंकि हमारा तो मूल अधिकार है, ठीक है ना, हम मूल अधिकारों को लेकर के हमेशा ही क्या करते हैं, न्यायालय पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य भी होना चाहिए। और इस कर्तव्य को क्या हो गया, यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। या ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरफ, ठीक है। हमारा जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या क्या है, वर्णन किया गया है, यानी कि हमारा जो राज्य होगा वो किसी एक धर्म को क्या करेगा, बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है ना। और इसके लिए हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान भी दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 में कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है ना। विधि के समक्ष समता का अधिकार का मतलब ये हुआ, वो चाहे किसी भी धर्म का, जाति का या फिर कुछ भी हो, ठीक है ना, उसको कानून के समक्ष जो है उसी प्रकार से पेश किया जाएगा, जैसे एक गरीब को वैसे एक अमीर को, ठीक है ना। वैसे क्या होगा, अगर क्या है, एक निम्न जाति का भी व्यक्ति अगर कानून के समक्ष पेश हो रहा है तो उसी प्रकार से कुछ उच्च जाति का व्यक्ति भी वैसे ही वहां पे पेश होगा। यानी कि यहाँ पे समानता का अधिकार है कि कोई धर्म से लेना देना नहीं है। अगर आप किसी भी धर्म के हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप जो भी हैं, किसी भी धर्म के हैं, तो आपको कानून के समक्ष समान अधिकार मिलेगा, ठीक है ना। आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राज्य जो है किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, यानी कि हमारे यहाँ जो राज्य होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है ना। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब सार्वभौम का मतलब ये हुआ यहाँ पे सभी लोग वोट करेंगे, ठीक है। 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो है क्या करेंगे कि जो भी चुनाव यहाँ पे होते हैं उनमें क्या करेंगे, उनको वोट देने का अधिकार है। इसलिए ये क्या है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। यानी कि पहले क्या था, संविधान निर्माण से, यानी हमारे स्वतंत्रता से पहले कुछ ही लोग वोट देते थे, एक बहुत बड़ा तबका वोट नहीं दे पाता था। लेकिन संविधान का जब निर्माण हुआ, इसमें यह हुआ, एक उम्र रख दिया गया कि इस उम्र से ज्यादा वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे लोग क्या करेंगे, अपना मत यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। अब बात आती है एकल नागरिकता की। मैंने बताया आपको अभी कुछ देर पहले, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, यानी जो राज्य के अंदर नागरिकता है वही क्या होगा, संघ की भी नागरिकता है। यानी कि हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता, ठीक है ना। जैसे कि आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहां राज्यों की नागरिकता और जो है संघ की नागरिकता अलग अलग है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखते हैं आपातकालीन प्रावधान, ठीक है ना। इस पे भी हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आगे, ठीक है। लेकिन बस आप ये जान लीजिएगा
कि यहाँ पे जो है 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ठीक है ना। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है ना, और एक होता है आपका राज्यों में जो आपातकाल लगाया जाता है, और एक द्वितीय आपातकाल होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको विस्तृत चर्चा करके बताऊंगा, सिर्फ ये विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार है, ठीक है ना, यानी कि केंद्र में, ठीक है ना, संघ में केंद्र सरकार है आपकी, राज्यों में राज्य की सरकार होती है, और लेकिन हमारे स्थानीय स्तर पे जो है एक सरकार होती है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ क्या है, 3 स्तरीय सरकारें हैं, ठीक है ना। अगली है सहकारी समितियां, ठीक है ना। चूंकि सहकारी समितियां जो है यहाँ पे, इनको भी आपको याद रखना है, ये भी संविधान में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगला आता है स्वतंत्र निकाय, ठीक है ना। आखिर स्वतंत्र निकाय क्या है, जैसे हमारा निर्वाचन आयोग है वो एक स्वतंत्र निकाय है और वो चुनाव कराता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग है वो भी एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है ना। लेखा महानिरीक्षक परीक्षक जो होते हैं वो क्या है, यहाँ पे ये लोग सभी स्वतंत्र निकाय हैं, और वो लोग क्या करते हैं, स्वतंत्र निकाय के रूप संविधान के तहत जो है काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका वित्त आयोग है, ठीक है, वो क्या करता है, राज्य और केंद्र इन दोनों के बीच जो है संघवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी आपके इसमें क्वेश्चंस आने वाले थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको डिफाइन किया है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि आपके संविधान की विशेषताएं क्या है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।